नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा है और अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है जिससे कि बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हो और इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों से लेकर बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि भारत की शक्ति का देश के नौजवानों को गौरव महसूस हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण भारत की तरफ आंख उठाने वाले देखने वालों को नामो निशान उनका मिटा दिया जाएगा। नहीं, ये सभी को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को एक देश एक चुनाव विषय पर संयुक्त संसदीय समिति के साथ संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी एवं समिति के सभी सदस्य गणों का स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन का पूरा व्यय भार राज्य सरकार वहन करती है और लोकसभा निर्वाचन का व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है। दोनों चुनाव एक साथ कराए जाए तो राज्य और केंद्र सरकार पर व्यय पर समान रूप से जो भार है वो आधा आधा हो जाएगा। नहीं, देखिए, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरी कमेटी का, चौधरी साहब का और जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुंचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में 16 अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले, ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। एक ऐसा चुनाव का रिफॉर्म है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पार्लियामेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई जिसमें करीब 41 मेंबर हैं और ये तय किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हों, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, और सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाए और सुनने के बाद में एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दी जाए। और बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं ऋषिकेश से, जहां श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा का शुभारंभ होगा। सिंह धामी और राज्यपाल पहले जत्थे का रवाना करेंगे। बड़ी खबर बता रहे जहां बसों को सीएम और राज्यपाल दिखाएंगे हरी झंडी। वहीं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में होगा भव्य कार्यक्रम। सीएम, राज्यपाल समेत तमाम नेता शामिल होंगे। तो वही कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ऋषिकेश से श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा का शुभारंभ होगा। सिंह धामी और राज्यपाल पहले जत्थे को रवाना करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पूरा इंतजाम कर देंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी होगी। तो देखिए, श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। तमाम लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस यात्रा के लिए, तो देखिए उनकी जो इंतजार था वो खत्म हो गया और अब इस यात्रा का
शुभारंभ होने वाला है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की भी देखिए व्यवस्था कर दी गई है और देखिए तस्वीरें भी आ गई है जहां पर अब बड़ी ही भव्य तरीके से इसकी तैयारी हो रही थी। अब इसका शुभारंभ होगा जहां राज्यपाल की भी मौजूदगी होगी, मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी होगी और इसके अलावा तमाम नेताओं की भी देखिए मौजूदगी होगी। ऐसे में लगातार पहले से तैयारियां की जा रही थी और अब यह भव्य और दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा जो कि अब रवाना होगा, हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ महामहिम राज्यपाल की भी यहां मौजूदगी होगी और देखिए तमाम नेताओं की भी यहां मौजूदगी होगी। कई लोग जो है इसमें लगातार इस यात्रा का जो इंतजार कर रहे थे सभी की मौजूदगी इसमें देखी जाएगी। और मुख्यमंत्री धामी ने शासकीय आवास से एनडीआरएफ की तृतीय पर्वतारोहण अभियान शौर्य के अंतर्गत पर्वतारोहियों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान में उत्तरकाशी, गंगोत्री, चीरवासा, भोजवासा, तपोवन और कीर्ति ग्लेशियर होते हुए लगभग 6,832 मीटर ऊंची केदार डोमाश चोटी को फतेह करने जा रहे सभी साहसी पर्वतारोहियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि जब भी प्रदेश की कोई आपदा आती है तो एनडीआरएफ के जाबाज सबसे पहले राहत एवं बचाव कार्यों में जुटते हैं और इन जवानों ने हर आपदा में अदम्य साहस, समर्पण और सेवा भाव की अदम्य मिसाल पेश की है। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की है जहां मुख्य सचिव ने विभाग के क्रियाकलापों पर जो है अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा पैटर्न और प्रावधानों को समाहित करने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत भारत दर्शन योजना को विस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष कम से कम 1,000 बच्चों को भारत दर्शन यात्रा कराई जाए जिससे कि अगले वर्ष बढ़ाकर 5,000 करने का लक्ष्य रखा जाए। मुख्य सचिव ने प्रस्तावित 569 क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाए जाने के लिए निर्देश दिए। और आगे बढ़ेंगे जहां अल्मोड़ा हंगामे के बीच प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने 74.75 करोड़ की जिला योजना का पारी व्यय बजट स्वीकृत किया है और ऐसे में इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की है तो वही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विकास कार्यों में गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शिता का ध्यान रखें, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर गंभीरता से करें। और यही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 2 सप्ताह के भीतर विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को योजनाओं में सम्मिलित करें और विकास कार्य को गति दी जाए जिससे कि केंद्रीय और राज्य सरकार की तरफ से विकास योजनाओं की गति दी जा रही है। हमारी जिला योजना की बैठक संपन्न हुई है और 74 करोड़ 75 लाख रुपए का परिव्यय आज हमने जिला योजना का पास किया है। सभी विभागों के आज अधिकारी भी यहाँ पे थे, हमारे सम्मानित विधायक भी यहाँ पे थे, हमारे मेयर साहब भी यहाँ पे थे और हमारे सांसद जी और मंत्री जी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी विभागों ने बहुत अच्छा जो है अपना प्रेजेंटेशन दिया है और मैंने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन में सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक सांसद हैं उनसे योजनाएं मांग के और बहुत जल्दी हमने काम की गति बढ़ानी है ताकि जिले के जितने अधूरे काम में जल्दी हो जाए। पौड़ी नगर की जल की समस्या को दूर करने के लिए अब पौड़ी में नानघाट के बाद एक और पंपिंग योजना के माध्यम से जल की आपूर्ति करने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने जनपद पौड़ी भ्रमण के दौरान कहा कि नानघाट पंपिंग योजना से पौड़ी में जल आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि पौड़ी में पर्यटन गतिविधियों और अन्य गतिविधियों को देखते हुए यहां पर पानी की अधिक आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए श्रीनगर से एक और लिफ्टिंग योजना के तहत पौड़ी में जलापूर्ति की समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। देखिए, पौड़ी नगर के लिए हम लोगों ने पहले जो है नानघाट योजना दी थी, फिर हम लोगों ने जो है खंड से यहाँ पानी लाए थे। आपने देखा होगा कि किला खंड से यहाँ पानी आया और फिर अभी श्रीनगर से भी लिफ्ट कराया। लेकिन अब चूंकि हमारा पौड़ी जो मुख्यालय है यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियां भी बहुत हो रही है, यहाँ लोग भी बहुत आते हैं। अब आज ही मैंने निर्देश दिया है जल निगम के अधिशासी अभियंता को कि
श्रीनगर से एक दूसरी नई लिफ्टिंग योजना की यहाँ पे जो है डीपीआर तैयार की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कलाल घाटी और लाल पानी बालिका अंडर कॉलेज में फर्नीचर बांटा है। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल देना उनकी प्राथमिकता है और साथ ही उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है और बताया है कि सरकार शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। पीएम श्री लाभ नायक रणवीर सिंह राणा राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज खड़ा घाटी में और यहाँ पर आज बच्चों से मुलाकात हुई। उनके एक दो कार्यक्रम मैंने देखे और यहाँ पर कुछ फर्नीचर की मांग थी, वो आज हम लोगों ने कुछ फर्नीचर सेट्स बच्चों को दिए हैं। आकर बहुत अच्छा लगा। जिस तरह की एनवायरनमेंट है, बिल्डिंग बहुत सुंदर है, पेंटिंग बच्चों ने कर रखी है, बहुत सुंदर। जब मैं अंदर आई तो स्वागत बहुत ही सुंदर बच्चों ने बैंड बजाते हुए किया। उसके बाद हमारे बच्चों ने वेलकम गाना अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर गाया। उसके बाद दीप प्रज्वलन के समय में भी बहुत सुंदर गाया। आपने देखा होगा बच्चियां भूख है लेकिन बहुत डिसिप्लिन के साथ बैठी हैं। हम यही चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ एक ऑल ओवर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो। और जब आप स्कूलों में पहुंचते हैं और ऐसे स्कूलों में पहुंचते हैं तो लगता है कि वहाँ की प्रधानाचार्य, वहाँ की शिक्षिकाएं पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है और इसके लिए शासन से 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया था और ऐसे में खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनाम राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल मिलाकर 240 के आसपास है। देखिए, आज बेहद खुशी का दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि पिछली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैंने ये विषय उनके सामने रखा था कि हम लोगों ने अभी तक में जो राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पर लाने का काम किया है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड को देवभूमि से, सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है। तो अभी तक हम लोग उन खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो आपके द्वारा घोषित की गई थी वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई है। उसमें अभी तक धनराशि अब बजट प्रबंधन नहीं हो पाया है। ये विषय मैंने उनसे रखा था। और वहीं देहरादून में एचआईवी संक्रमण के 1622 मामले सामने आए हैं, जो कि काफी चिंता का विषय है। इस पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि जनहित का मामला है और बढ़ते नशे के कारण भी ये मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई है और कहा है कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। और कहा जाएगी पर्टिकुलर किसी जनहित का मुद्दा है और इसमें जनहित में अवेयरनेस की कमी, जिसके कारण से अनेक कारण हो सकते हैं, नशाखोरी, नशे के इंजेक्शंस और अन्य चीजों को भी, जो क्योंकि ये कंटिमिनेटेड डिजीज है जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है, तो किसी का भी इंजेक्शन कहीं लगा और वही नीडल दूसरे के उसमें उपयोग हुई तो दूसरे को हो जाएगा। तो इस तरह का इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है और संसद में भी इसका प्रयास करेंगे उठाने का इस मुद्दे को, कि सारे समाज को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सामाजिक बुराई, समाज में जिस प्रकार का रहन सहन, जिस कारण से जिन जिन कारणों से एचआईवी होता है, वो कारण सब सामाजिक हैं और सामाजिक अवेयरनेस उसके लिए आवश्यक है। उस पर सरकार भी काम कर भी रही है और तेजी से काम करे। इसके लिए हम संसद के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रही अटकलें अब खत्म होने वाली है। दरअसल पार्टी संगठन का कहना है कि मई के आखिरी सप्ताह तक नया प्रदेश अध्यक्ष
घोषित कर दिया जाएगा और वही अब पहले अप्रैल तक नियुक्ति करते का दावा किया गया था। लेकिन पहलगाम में आतंकी घटना के कारण प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोक दी गई थी और अब पार्टी से फिर से सक्रिय होकर संगठन विस्तार की दिशा में काम कर रही है। होंगे और वो एसी को देखिए अप्रैल में निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश को मिलने वाले थे, लेकिन पहलगाम की जो दुखद घटना हमारे सामने हुई उसके चलते सारे जो कार्य हैं संगठन के स्थगित कर दिए गए थे और अब जो है 30 मई का जो है वो लास्ट डेट है जिसमें हमारे सभी जितने भी भारत में जो हमारे भाजपा से के प्रदेश हैं वहां पे प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में आपको प्रदेश अध्यक्ष बोलने हैं। जी रामनगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आपको बताते चले, जहां पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा रामनगर एसपी इंटर कॉलेज खेल मैदान में रामनगर मुख्य मार्ग होते हुए लखनपुर शहीद पार्क पर संपन्न हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों सहित विभिन्न स्कूली छात्र छात्रा और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने हाथ में तिरंगा झंडे के साथ देशभक्ति के नारे लगाए। साथ ही शहीद पार्क में लखनपुर में शहीदों का माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यात्रा निकाली गई है। तो पहले पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका जवाब जो है भारतीय सेना ने अभी कुछ दिन पहले दिया, वो पूरा जानकारी पूरे देश ने देखा है और हमने जो है सिंदूर ऑपरेशन को खत्म किया है और इसी के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में आज यात्राएं चल रही है और उसी के आज रामनगर में तिरंगा यात्रा है और बारिश से भी हम कहते हैं कि शांति और हम जो है पूरे भारतीय सेना और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप में ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और इसी के पूरे प्रदेश में पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अल्मोड़ा विकास भवन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला योजना की बैठक जैसे ही शुरू की तो कांग्रेस के विधायकों ने योजनाओं को लेकर आपत्ति दर्ज की, जिस पर बहस गर्मा गई और फिर कांग्रेस विधायकों ने डीएम के व्यवहार से नाराज होकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायकों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है और कांग्रेस विधायकों की उपेक्षा की जा रही है, जो कि एक गलत परंपरा प्रदेश में चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि ये जो जिला योजना समिति की जिला योजना की बैठक होती है, इसमें पूरे जिले का परिव्यय तय होता है। ये बड़े दुख का विषय है कि पूरे उत्तराखंड में 12 जिलों में कहीं भी परिव्यय जो हर वर्ष 10% की वृद्धि होती थी नहीं बढ़ाई गई, सिर्फ चंपावत को छोड़ के। और उसके साथ साथ हमारा ये कहना है, क्योंकि मैं तीसरी बार का विधायक हूं, जब पहली बार विधायक के रूप में गया था तो हमेशा हमें 3 दिन पहले पूरी बुकलेट दे दी जाती थी कि कितना परिव्यय तय है और उसमें हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते थे कि विभागवार कितना पैसा दिया गया है, योजना में दिया गया है, लेकिन हमें बुकलेट भी नहीं दी गई है और इसी तरह से हुआ। तो इस बात को लेकर हमारा आक्रोश व्यक्त था। कोई भी हो, हम विपक्ष के विधायक हैं, हम कोई भी चिट्ठियां देते हैं, कोई भी देते हैं, कोई अफसर उन चिट्ठियों का जवाब नहीं देता, पहली चीज। दूसरी चीज, जिला योजना की जो बैठक होती है, ये जिले वाइज जिले में किस तरीके की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए और किस तरीके से विकास की बात को रखा जाए। लेकिन यहां उल्टा सिस्टम चल रहा है। बुकलेट होनी चाहिए, बुकलेट में ये रहनी चाहिए कौन से विधायक के कौन से क्षेत्र के काम है, वो बुकलेट में। आज 5 साल हो गए, बुकलेट की कोई बात ही नहीं करता। और वही धामी सरकार ने प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ शामिल किया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि सेना के शौर्य और साहस का वर्णन होना चाहिए। ये अच्छी बात है और ये प्रेरणा देता है, लेकिन बीजेपी को ये भी बताना पड़ेगा कि अडानी के किस कारोबार की वजह से ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर क्यों किया गया, और साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने से पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई। करण मारा ने कहा है कि सभी जानते हैं कि आतंकवाद को पाकिस्तान फंड करता है और वह पाकिस्तान की सेवा के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में जब जानकारी दी गई है तो क्या वहां पर आतंकवादी उन ठिकानों पर टिके रहे होंगे, ये भी सब कुछ उल्लेखित करना चाहिए। देखिए, अच्छी बात है, सेना के शौर्य साहस का वर्णन होना
ये निश्चित ही अच्छा होता है और प्रेरणा देता है। लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि अडानी के किस व्यापार की वजह से ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर किया और क्यों किया। और ये भी बताना पड़ेगा कि आक्रमण से पहले जब आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करने की कवायद शुरू हो रही थी, उससे पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वो जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान से फंडेड हैं, पाकिस्तान की सेना के लिए काम कर रहे हैं। तो सेना उनको क्यों मरने के लिए छोड़ती? क्या वो वहां बैठे रहे होंगे कि आज रात को आएंगे और हमको गोले मार के जाएंगे? तो ये जो सूचना दी गई भारत के कुछ लोगों के द्वारा, वो क्यों दी गई, इस बात का भी उत्तर देना चाहिए, इसका भी उल्लेखित होना चाहिए। सोलहवां वित्त आयोग उत्तराखंड बीते दिनों उत्तराखंड दौरे पर रहा। इस दौरान आपको बताते चले कि आयोग ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी वित्त आयोग की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कई सुझाव दिए। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। सोलर प्रोजेक्ट्स और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए मांग की गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज का लाभ देने का भी आग्रह किया है। देखिए, बहुत सारे सुझाव दिए। हमने अपने बोनस की बात की है। ग्रीन बोनस का मामला जो हमारे सांसद प्रदीप टम्टा ने लोकसभा में उठाया था, उस विषय को भी हमने रखा। हमने कहा कि 7 सिस्टर्स की तर्ज पर उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने विकास की बदौलत, विकास की कीमत पे जो है अपने जंगलों को बचाते हैं। हमारे यहाँ अच्छी रोडें नहीं बन पाती, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बन पाते, बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ का नागरिक झेलता है। तो उत्तराखंड को उसके बदले ग्रीन जो ऑक्सीजन बचाते हैं उसके बदले हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए विषय, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। उत्तराखंड वन महकमा इन दिनों अलर्ट मोड पर है और आपको बता दें कि इसकी वजह उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर में बाघिन की बर्ड फ्लू के कारण मौत है। आंकड़े साझा होते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में समेत तमाम राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। खासकर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी तमाम राज्यों को इनके लिए एसओपी जारी की है। इस मामले पर देहरादून का चिड़ियाघर भी अलर्ट मोड पर है। देहरादून चिड़ियाघर के निदेशक विनोद कुमार नेपाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद ऐसे जानवरों का खास ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही इनका रूटीन चेकअप भी किया जा रहा है। एक्चुअल में ये बर्ड फ्लू जो है कि पक्षी के माध्यम से होता है और पक्षियों की ही पहले पक्षियों पर अटैक करता है और उसके बाद जब पक्षी किसी के संपर्क में आते हैं, जैसे मांसाहारी जीव है हमारे चिड़ियाघर में जिनको हम चिकन खिलाते हैं, तो चिकन जो है कि हमने बंद कर दिया है। देहरादून जू में बिल्कुल बंद कर दिया गया है चिकन का। जो मांसाहारी हैं उनके लिए हम भैंस का, बकरे का मांस क्रय कर रहे हैं और उनको खिला रहे हैं। तो चिकन के लिए बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया है। और हमारे यहाँ जो कोई बर्ड्स कोई घायल अवस्था में या कई शहर में मिलती थी तो उसको उपचार के लिए हमारे वेटनरी सेक्शन में आता था, तो वो भी हमने बंद कर दिया है, क्योंकि बर्ड के माध्यम से हमारे यहाँ बर्ड फ्लू ना आ जाए। तो इसको देखते हुए हमने बाहर से कोई भी चिड़िया हमारे जू में नहीं लाई जाएगी। खबर हल्द्वानी से, जहां पर कटियाघर के भगवानपुर राज जयसिंह स्थित मां भगवती कॉलोनी में एक गाय ने 2 मुंह और 3 आंख वाली बच्चिया को जन्म दिया है और ये बच्चिया क्षेत्र में कौतूहल का विषय बनी हुई है। तो वही गाय मालिक हेमा बिष्ट के अनुसार रब बच्चिया गुजरात की गिर नस्ल की पैदा हुई है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार पहली बार देखा है। भैया ये तो चमत्कार ही हुआ। इसका जन्म शुक्रवार को हुआ। शुक्रवार रात 11:30 से 12 बजे के बीच में हुआ। पहले अब 3-4 डॉक्टरों की मौजूदगी में हुआ इसका। अब ये किसी चमत्कार से कम हुआ नहीं। वैसे अब हमने भी इतने सालों में पहली बार देखा है ये चीजें। अब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसको खाना पीना खिला रहे हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, बाकी सब भगवान की इच्छा है। निप्पल के द्वारा दूध पी रही थी, निप्पल के द्वारा दूध पी रही और क्या कहते हैं, हम उपचार अस्पताल भी ले गए। डॉक्टरों ने इसकी दवाई DPP चढ़ाई
और अभी जो भी सेवाएं हम घर में कर रहे हैं अपनी, और बाकी हम क्या कर सकते हैं। अब ठीक है, वो अपने भाग्य से आ रहे हैं, हम तो किस रूप से आ रही है हम यही नहीं सोच पा रहे कि किस रूप से आई है हमारे यहाँ। अरे चमत्कार, हमने तो 4 डॉक्टर बुलाए रात को, 4 डॉक्टर आए जब उन्होंने ये बड़ी मुश्किल से पैदा कर सकी है बच्ची। हमारे यहाँ पर कभी इस तरह की घटना तो हमने नहीं सुनी अपने क्षेत्र में या कभी अपने उत्तराखंड में, हमारे लिए तो ये पहली घटना है। और हम लोग अभी तक यूट्यूब में या वीडियो में इधर देखते हैं, लेकिन पहली बार हम खुद इस घटना के गवाह बने। और जिस दिन बच्ची हुई थी अगले दिन हमें फोन आया था कि इस तरह की बच्ची हुई है, तो फिर हम इसको कार के द्वारा आपका हल्द्वानी मुख्य चिकित्सालय ले गए, जहाँ पर डॉक्टर आर के पाठक जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी है, उन्होंने इसको वहां पर देखरेख की और इसको इंजेक्शन दिए, दवा दिए। तो ये हमारे लिए तो इस तरह की घटना नहीं इधर आसपास नहीं हुई। एक चमत्कार ही है कि एक गौमाता ने दो मुख वाली है और जिसके 3 नेत्र हैं, तो इस क्षेत्र में जन्म लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।